हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज हिंद और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक दैट इज ओम्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, किस इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको मेज़र करते हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है। इन सारी बातों को करने के बाद आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ये भी 10th लेवल का, अभी तक अपना कुछ भी +2 लेवल का शुरू नहीं हुआ है, अभी तक 10th लेवल का चल रहा है, क्योंकि बेसिक समझना पहले अपना बेस क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए 10th लेवल तक का एक और टॉपिक जो आपके सिलेबस के अंदर भी है दैट इज़ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, एक जैसे कहते हैं कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो करंट इसमें से क्या करेगा, फ्लो करेगा। सपोज यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, यहाँ पर लो पोटेंशियल है, तो ओम्स लॉ ने क्या कहा कि जॉर्ज सिमन ओम, ठीक है नाम था इनका, तो ओम ने क्या कहा कि इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू देम। जो ये इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से the potential difference across the two end of the conductor is directly proportional to the electric current flowing normal to the area of cross section। जो ये area of cross section होता है, इसके जो करंट ये फ्लो कर रहा है उसके क्या होता है, बिल्कुल एरिया के नॉर्मल फ्लो करता है, कभी भी किसी एंगल से फ्लो नहीं करता है, ये बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, करंट हमेशा एक कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल फ्लो करता है। इसी चीज को मैंने डेफिनेशन के अंदर भी लिखा है, क्या, इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर और अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अपने को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। क्यों टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है ये मैं आगे आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो फिलहाल ओम्स लॉ का कहते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इसके दोनों एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और I इस कंडक्टर के अंदर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, नॉर्मल फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिमूव करते हो तो क्या लग जाता है, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लग जाता है, जिसको बोला जाता है R। R क्या एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है विच इज ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ गए? अच्छा, राइट कर लीजिए, कर राइट। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर आप बात करते हैं। ओम्स लॉ की अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर कि टाइप्स के ऊपर आप बात करते हैं, 2 टाइप्स के यहाँ पर कंडक्टर रहते हैं। ठीक है, वन इज ओमिक कंडक्टर, और सेकंड होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर किनको बोला जाता है, दोज कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, दोज कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उनको अपन क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्योर मेटल जितनी भी होती हैं, प्योर मेटल जितनी भी होती हैं सारी क्या होती हैं, ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, कि जैसे जैसे आप V को इंक्रीज करते जाओगे I की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, उसके कोरस्पॉन्ड इंक्रीज हो जाएगी। V की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो I की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और नॉन ओमिक कंडक्टर कौन से होते हैं, तो आप बोल सकते हो दोज कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, दोज कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते उनको आप क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका बताऊं तो जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर्स, घर के अंदर अपने क्या लगी होती है, LED होती है, CFL होगी, ये सारे क्या चीज़ें, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, इसलिए इनको बोला जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। और ये एक लिमिटेशन भी है ओम्स लॉ की
कि सारे की सारी चीज़ें ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती। दैट इज़ द लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, ओनली कौन करता है इसको ओम्स लॉ को ओबे? प्योर मेटल जो होती हैं, ये हमेशा क्या करती है? ओम्स लॉ को ओबे करती हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई आपसे लिमिटेशन पूछे कि लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ क्या है, तो आप बोल सकते हो कि लिमिटेशन एक क्या है कि ऑल्स जो मेटल्स होती हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, ये सारी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती हैं। ठीक है, दैट इज़ द वन इम्पोर्टेंट लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आते हैं इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ओमिक कंडक्टर, क्योंकि जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे उनकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? ओमिक कंडक्टर। तो देखा गया जब इसको आप प्रैक्टिकली करते हो लैब के अंदर, इसका ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट भी है आपके सिलेबस के अंदर, तो जब आप प्रैक्टिकली करके इसकी रीडिंग नोट करते हो V वर्सेस I की, तो क्या देखते हो? V वर्सेस V इस तरफ ले रहे हैं अपन, I इस तरफ ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं अपन कि एक स्ट्रेट लाइन आती है। कैसी आती है? एक स्ट्रेट लाइन शो होती है। मान लो जितनी आपने V की वैल्यू ली, उसके कोरस्पॉन्ड I की वैल्यू को नोट किया यहाँ पर। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट लगाया, तो अपने को जब मिलाते हैं तो क्या आ रही है? एक स्ट्रेट लाइन शो होती है। और स्ट्रेट लाइन किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है? रेजिस्टेंस की वैल्यू को। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या हो गया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके I के। और अगर आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है तो इट मीन्स वो ओमिक कंडक्टर नहीं है। वो कौन है? वो नॉन ओमिक कंडक्टर है। ठीक है, तो ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स ओम्स लॉ के लिए क्या रहती है? एक स्ट्रेट लाइन आती है विच शोज दैट V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर इन VI characteristics, in VI characteristics there is a straight line which shows that क्या कर रही है? हाँ जी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, समझिए इस बात को। अच्छा, इसके बाद आप आते हैं अब डिटेल के अंदर, राइट कर लीजिए। ये तो था ओम्स लॉ। ठीक है, अच्छा, अब अपन ने स्टार्टिंग के अंदर जब ओम्स लॉ किया था तो वहाँ पर बात करी थी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इज इक्वल टू IR। R इज द रेजिस्टेंस। R क्या था? रेजिस्टेंस था। R इज द रेजिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस चैप्टर के अंदर अपन ने किया था कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होते हैं? कंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसको आप बोलते हो कंडक्टेंस। ऐसे ही रजिस्टर एक डिवाइस होता है और उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। कंडक्टर एक डिवाइस था, उसकी प्रॉपर्टी थी कंडक्टेंस। ऐसे ही एक रजिस्टर है डिवाइस और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो क्या लिखोगे आप? रेजिस्टेंस it is the property of resistor which resist, नाम ही बना ना, resist मतलब रोकना, यहीं से, which resist the flow of electric current, उस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो रेजिस्टेंस। अलग अलग मेटल की अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो अपने पास आती है प्योर मेटल्स की, अगर बात करूं जैसे सिल्वर हो गया। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है ना। तो आप बोलते हो कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, है ना। इसके बाद बात करें कॉपर आ जाता है, फिर एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। तो और क्या लिखोगे? बिकॉज इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर की, तो सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो सबसे पहले ऊपर आती है प्योर मेटल्स, ठीक है। आफ्टर दैट आ जाते हैं यहाँ पर अलॉय आ जाते हैं, कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है।
तो सिल्वर जो होता है, सिल्वर उसके रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, और सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं तो आ जाएंगे फिर इंसुलेटर्स, ठीक है। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, तो अपने में से वो करंट को पास होने नहीं देते हैं, ठीक है। और उस बीच में अलॉय रहते हैं, ठीक है, जो अब आप बोल देते हैं कि रेजिस्टेंस तो होता है लेकिन एज कम्पेयर टू इंसुलेटर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो अपने किया था फ्रॉम ओम्स लॉ, वापिस आते हैं इसके ऊपर, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या था IR, और R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई, और SI यूनिट यहाँ से आप बनाएं इसका, SI यूनिट ऑफ R क्या बनेगा, वोल्ट का अगर मैं कहूँ तो क्या होता है, वोल्ट का वोल्ट रहेगा, करंट का क्या होता है एम्पियर होगा, या फिर इसका SI यूनिट क्या होता है ओम, क्या होता है ओम, ये सिंबल होता है ओम का, जिसका नाम मेनली ओमेगा होता है ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओम के साथ बोला जाता है कि एक सर्किट के अंदर करंट कितना, रेजिस्टेंस कितना है, अब बोलोगे रेजिस्टेंस है 3 ओम, 5 ओम, 10 ओम, ठीक है, क्या बोला जाता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, ठीक है, 3 ओम है, 5 ओम है, तो ओम क्या है, एक यूनिट है रजिस्टर का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन 1 ओम, तो 1 ओम क्या रहेगा, when 1 volt is the potential difference across the two end of the conductor and 1 ampere current flowing normally to the area of cross section, then the resistance of the circuit is 1 ohm. फिर से when 1 volt potential difference across the two end of the conductor, इन दोनों एंड के क्रॉस कितना हो, यहाँ पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, और इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा हो, 1 एम्पियर करंट नॉर्मली ऐसे फ्लो कर रहा हो, तो इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बोलोगे सर कितना है 1 ओम है, समझ गए इस बात को, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो चीज़ रहती है कि जैसे आपने देखा था वहाँ पर पिछले चैप्टर के अंदर कि जो कैपेसिटेंस होती है C इज इक्वल टू Q बाई वी, Q अपन ने किया था ना वहाँ पे, Q इज इक्वल टू सी वी एंड C इज इक्वल टू Q बाई वी। तो आप बोलते थे कि कैपेसिटेंस जो होते हैं वो Q के ऊपर और V के ऊपर डिपेंड नहीं करती, C किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती थी, तो आप बोलते थे A के ऊपर डिपेंड करती है, परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है, और D के ऊपर डिपेंड करती है, वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सेम एज इट इज़ जो रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, तो लेकिन ये रेजिस्टेंस V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अलग ये रेजिस्टेंस एक हर मटेरियल की इनबिल्ड प्रॉपर्टी है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, मैं चेंज नहीं कर सकता, हर अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। V और I तो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, समझ में आई ये बात, ठीक है, तो प्रॉपर्टी तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस V और I के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये बात लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन V एंड I, इट डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, फर्स्टली आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, अगर कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, कंडक्टर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। वो ये होता है ना, एक लॉन्ग वायर्स हो, करंट को दूर तक लेके जाना हो, तो जितनी लंबी आप वायर करते जाओगे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा, तो आप एक करंट को दूर तक नहीं ले जा सकते, वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी हो जाएगा। किस फॉर्म में, आप बोलो हीट की फॉर्म के अंदर, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लेंथ बढ़ा दी आपने, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड किया, दैट इज लेंथ। सेकेंड, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर भी। अब आपने देखा होगा कि एक आपके पास ये पतली सी वायर है, ठीक है, और एक आपको दे दे कि ये थिक वायर है, दोनों में से बताओ करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगा,
तो आप बोलोगे सर थिक वायर में से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि थिक वायर का एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर कम होगी तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, और थिन वायर जो है इसका एरिया कम है, एरिया कम तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, ऐसे ही बेटे आपने देखा होगा अपने घर के अंदर भी जो डिवाइसेस होती हैं जिनको ज़्यादा करंट चाहिए होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक ओवन की बात करें, हीटर की बात करें, इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें, घर के अंदर मोटर लगी होती है, टुल्लू पंप, है ना, तो इनकी बात करें अपन, तो इनको क्या होता है कि ज़्यादा पानी चाहिए होता है टुल्लू पंप को, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा कब आएगा, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, जब वहाँ पर वायर आप कैसे लगाओगे, जिसका एरिया ज़्यादा होगा। तो हमेशा जिन डिवाइसेस को ज़्यादा करंट चाहिए होता है ना, उनकी जो वायर लगाई होती है वो आपने देखा होगा थिक वायर लगी होती है। पतली सी तार लगा दोगे तो बोलोगे चल टुल्लू पंप चल, तो टुल्लू पंप नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि उसकी वायर आपने क्या लगाई है, बिल्कुल पतली सी वायर लगा दे जिसका एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से करंट कम फ्लो करेगा, और लेकिन उसको तो ज़्यादा करंट चाहिए, है ना, समझिए इस बात को। इस वजह से तो जिन वायर्स का एरिया कम होता है, एरिया कम होता है तो करंट कम फ्लो करता है, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड फैक्टर के ऊपर आप बात करते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। सिल्वर का बना हुआ ये वायर किसकी है, सिल्वर की है, कॉपर की है, या फिर एल्यूमिनियम की बनी हुई, किस मटेरियल की वायर बनी हुई है। सभी मटेरियल का अलग अलग क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और फोर्थ आप कहते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अच्छा, मैंने आपको ओम्स लॉ के अंदर भी ये एक बात बोली थी, डेफिनेशन लिखी थी ना, तो अपन लिखा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि अगर टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया तो रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, और रेजिस्टेंस में चेंज आ गया तो फिर ओम्स लॉ ओबे होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, जब भी ओम्स लॉ की एक्टिविटी करते हैं लैब के अंदर, उसको परफॉर्म करके देखते हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ता है। कांस्टेंट मीन कैसे रखना पड़ता है, जब भी आप रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग लेते टाइम ही सर्किट को आप ऑफ करो। ये प्रिकॉशंस भी होती हैं कि ज़्यादा लगातार अगर आप करंट सर्किट के अंदर फ्लो करता रहेगा तो सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और सर्किट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो फिर वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। समझ गए इस बात को। हाँ जी, तो ये फैक्टर थे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर मैं इसको फैक्टर नंबर 1 बोल दूं और ये फैक्टर नंबर 2 बोल दूं, ठीक है, तो आगे इन्हीं से एक टॉपिक बन जाता है जिसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या बन जाता है, रेजिस्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिंबल होता है इसका क्या, रो। ठीक है, RHO, ठीक है, रो। ठीक है, अब देखो अपन ने बोला वी नो दैट, अब मैं आई नो दैट नहीं बोल सकता, है ना, वी नो दैट R is directly proportional to L and R is inversely proportional to area. से इक्वेशन नंबर 1 and 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये मैं इरेज कर रहा हूँ भाई, तो ना बोर्ड बहुत छोटा है मेरा, मुझे बार बार इरेज करने में बड़ी दिक्कत आ रही है। ये क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड R is directly proportional to L and inversely proportional to area। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन में यहाँ से रिमूव करूँ तो लग जाता है रो L/A, वेयर प्रोपोर्शनलिटी साइन, वेयर रो क्या चीज़ है बेटे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आपने देखो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है एक सर्किट के अंदर, इस वे के अंदर ऐसे हो तो ये एक रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है
वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इस वे का अंदर सिंबल रहता है उसका। ये सिंबल किसका होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस का। वेरिएबल मतलब जो वेरी कर रहा है, ठीक है, जो कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल रहेगा। और ये कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस का ये सिंबल रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना, ये आगे यूज होने वाले हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, या जिसको रियोस्टेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस का एक और नाम है रियोस्टेट। आप देखोगे आपकी लैब के अंदर जब आप जाओगे ना, फिजिक्स लैब में, एक बॉक्स आपको मिलेगा, ठीक है, सॉरी बॉक्स तो वो रेजिस्टेंस बॉक्स हो जाता है, ठीक है, आप उसका रियोस्टेट इस टाइप से ना, एक सिलेंड्रिकल ऊपर बना होगा और इस टाइप से उसका स्टैंड होगा। देखो भी मेरी ड्राइंग तो है बहुत बढ़िया, यू नो वेरी वेल अबाउट दिस, है ना। तो इस टाइप से एक डिवाइस ये मिलेगी आपको, जिसका नाम होता है वेरिएबल रजिस्टर, जिसको आप रियोस्टेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, नज़र ना लगे मेरी ड्राइंग को, इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो अब बात कर रहे थे यहाँ पर, तो अगर देखो यहाँ पर अगर मुझे रो की वैल्यू निकालनी हो तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा? आर ए बाय एल, आर ए बाय एल, वेयर आर क्या है? रेजिस्टेंस, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर एंड एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखो अब मेरे पास ये कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर है, ठीक है, मान लेता हूँ मैं इसकी जो लेंथ है इस कंडक्टर की वो कितनी है? 1 मीटर है। लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 1 मीटर स्क्वायर है। तो इस केस में आर रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एरिया मैंने बोला 1 यूनिट एरिया और लेंथ भी कितनी है? 1 मीटर है। तो इस केस में रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो जाता है रेजिस्टेंस की। तो यहीं से आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो रेजिस्टिविटी की। क्या? रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर इन यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। रेजिस्टिविटी की क्या डेफिनेशन बन गई? रेजिस्टेंस ऑफर बाय द कंडक्टर इन यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? कहाँ लिखूं? चलो यहाँ लिख देते हैं। द रेजिस्टेंस offered by the conductor in unit area per unit length, in unit area per unit length, इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अच्छा, अब मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट क्या रहेगा इसका? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट। तो देखो अपने पास फॉर्मूला क्या है? रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, यही है ना। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया? एक कैंसल आउट, तो रो इज इक्वल टू क्या आ गया? ओम मीटर। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या रहता है? ओम मीटर। ठीक है, क्या होगा? ओम मीटर। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मंद मंद यूं ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद।